नमस्कार, यूसीएन विशेष में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आज यूसीएन विशेष में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त यूसीएन के स्टूडियो में मौजूद है। इनके बिजनेस की वजह से तो ये काफ़ी ज़्यादा नामी है, लेकिन बिजनेस के अलावा भी समाज के लिए इन्होंने जो कार्य किए हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो भी लिटरली सराहनीय है। तो चलिए आज हम इनका स्वागत करते हैं हमारे यूसीएन स्टूडियो में। अमोल वाल्के सर, डायरेक्टर ऑफ हैप्पी होम्स डेवलपर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यूसीएन स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर अब तो हम बिजनेस के बारे में, आपके रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में तो जानते ही है, काफ़ी लोग ऑब्वियसली काफ़ी आपको पहचानते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स की बात चल रही है, तो स्पोर्ट्स का रुझान आपका कब से शुरू हुआ, क्या इंस्पिरेशन रही है, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसके बारे में सबसे पहले? बेसिकली मेरे लेफ्ट पैर में पोलियो है, तो दिव्यांग श्रेणी में मैं आता हूँ। तो बचपन से वो एक हीनता की भावना हमेशा रही है। जब स्कूल जाते थे तो एक लड़का जो नॉर्मल चलता था और हम रेंगते हुए चलते थे या घुटने पे हाथ रख के चलते थे, तो भावना कहीं ना कहीं थी कि हम दूसरों से थोड़ा अलग है और कमज़ोर है। तो ये कमजोरी को हमेशा ओवरकम कैसे होंगी, ये हमेशा सोच रहती थी। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे एकदम हैंडसम लड़के एंड यंग बॉय दिखते थे, कम की बॉडी शॉडी एकदम डोले शोले देख के इंस्पायर होता थे। तो फिर ऐसा लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के तरफ या खुद की पर्सनालिटी डेवलप करना, इसके तरफ मेरा रुझान जो है वो बचपन से ही रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा था, गाइडेंस सही नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके सपने बड़े हैं या आपकी चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है, ढूंढ ही लेते रास्ता, और रास्ता ढूंढ ही लेते। तो आज से 2 साल पहले मैं ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ऐसा कभी सोचा नहीं था, फिट रहना ये सोचा था, लेकिन फिर ये भी सोचा कि इसमें बुरा भी क्या है। एक्सरसाइज जब रोज कर ही रहे हैं तो पार्टिसिपेशन या फिर कोई कंपटीशन सामने अगर रहेंगे तो और अच्छा खुद को हम मेंटेन कर पाएंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो आई स्टार्टेड माय करियर, स्पोर्ट्स करियर बिफोर 2 ईयर बैक, एंड 2 साल से मैं ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 2 साल से। तो सर बॉडी बिल्डिंग जो है आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा भी मल्टीपल स्पोर्ट्स में आप और जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, आपका कैसा रूटीन रहता है थोड़ा सा? हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग में तो पार्टिसिपेट करता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं दिव्यांग क्षेत्र में पावर लिफ्टिंग करता हूँ, बेंच प्रेस जिसे कहते हैं, एंड अच्छा खासा बेंच है मेरा। एंड इसके अलावा हाल फिलहाल में मैं जो है वो आर्म रेसलिंग, जिसमें फिलहाल में अभी काफ़ी गोल्ड मेडल्स मेरे अकाउंट में जमा होते जा रहे हैं। तो स्टार्ट की अगर बात करते हैं, डे स्टार्ट की, तो मैं 4:45 अप्रॉक्स घर से निकल जाता हूँ सुबह। हाँ, सुबह 4:45 पे मैं, मेरा फैमिली मतलब मेरे बच्चे, वाइफ, हम लोग, हमारा एक जिम है छत्रपति स्क्वायर पे, वहाँ जाके हम ये एक्सरसाइज करते हैं। बेसिकली मैं नहीं करता एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप फिट हैं तो आप हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, चाहे जो भी क्षेत्र है। आप व्यवसायिक क्षेत्र बोलेंगे तो आज के समय में कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है, बिल्कुल कि आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। और आप मेंटली फिट तब रहते हैं जब आप अपने आप को खुश महसूस करते हो, अच्छा दिखते हैं, तो वो भी, इससे भी आपको प्रेरणा मिलती है। तो ये सुबह 5 बजे से लेकर तो 6:30 बजे तक मैं मेरे फैमिली को टाइम देता हूँ, जिसमें प्रोडक्टिव टाइम हमारा उनके साथ, बच्चों के साथ काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम एंगेज होता है। और 6:30 बजे तक उनकी ट्रेनिंग मैं कराता हूँ। फिर बच्चों का 7 बजे का स्कूल हो जाता है तो वो चले जाते हैं। 8 बजे के बाद फिर 10:30 11 बजे तक मैं अपने आप को ट्रेन करता हूँ। तो ऐसा मेरा स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग करते रहता हूँ। तो सर कोई मुश्किलें आई हैं ट्रेनिंग में अब तक के, आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही मुझसे, फिर बाद में आपने उसे ओवरकम किया हो? देखिए, इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले के रहमो करम से, आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप, भाई बाबा के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में देखे हैं जो खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कमर के नीचे उनका बेस ही नहीं है। कोई बहुत अच्छे वक्ता है,
उनको हाथ ही नहीं। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ दिया है। चैलेंजेस तो रोजमर्रा के जीवन में दिव्यांग व्यक्ति के लाइफ में आते ही है, लेकिन उस चैलेंज को यदि आप भगवान का आशीर्वाद बोल के अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो से रास्ता मिलता है, नई उम्मीद मिलती है, नई दिशा दिखती है, और वो दिशा को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो वो जो चैलेंज आपको आ रहा है वो निकल जाता है। बहुत से ऐसे चैलेंजेस मेरे लाइफ में है। मुझे लेग्स मारने में परेशानी होती है क्योंकि मेरा लेग काम नहीं करता, एक लेग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं करता, मैं लेग्स नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन महापुरुष या जो भी ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि भैया आपका वीक पॉइंट जो है उसको आप छोड़ दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर काम करिए। हालांकि पहले आज से 20 साल पहले 25 साल पहले ये कहा जाता कि जो आपका कमजोर कड़ी है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, पहले वो एक जनरेशन थी, वो जनरेशन थी पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं। जो आपका अपने जो खूबी है, जो ताकत है, उस पर आप काम करिए, उसको डेवलप करिए। मुझे ये समझ में आया तो मेरा अपर स्ट्रॉन्ग था, मुझे काफी लोगों ने बताया, मैंने भी महसूस किया। तो फिर अभी मैं स्पोर्ट्स में अपर एरिया में ज्यादा काम करता हूँ, जैसे पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, इस पे मैं खेलता। और सर पावर लिफ्टिंग में रिसेंटली आपने कुछ मेडल्स भी जीते, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अभी हाल ही में? पावर लिफ्टिंग का मेरा सिलेक्शन करने का पीछे रीजन है। हालांकि एक दिव्यांग व्यक्ति को पावर लिफ्टिंग करना थोड़ा टफ जाता है, लेकिन आप जब पैरा ओलंपिक को ध्यान में रखते हैं, मेरा लक्ष्य है कि आने वाले चंद सालों में मैं पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं और पैरा ओलंपिक में खेल के इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊं। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है। जब मैं पैरा ओलंपिक की मैचेस देखता हूँ तो वहाँ ऐसे ऐसे दिव्यांग हैं जिनके पास कुछ नहीं होते हुए बहुत कुछ है। वो अपने अपने देशों के लिए गोल्ड मेडल लेकर जा रहे हैं, ब्रोंज लेकर जा रहे हैं, सिल्वर लेके जा रहे हैं। तो मैं पिछले 1 साल से बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग करता हूँ। पिछले साल खासदार श्री में मैं पार्टिसिपेट किया था, इस साल भी किया। अभी परसों ही के दिन खासदार श्री में पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था, उसमें मुझे सिल्वर भी मिला, सेकंड प्राइज मिला। तो और पैरा ओलंपिक ही क्यों? क्योंकि पैरा ओलंपिक ये जो गेम है, ओलंपिक में आप बेंच प्रेस जो है ये कर सकते। पावर लिफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग ही क्यों? क्योंकि पावर लिफ्टिंग को ओलंपिक में स्थान है दिव्यांगों के लिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग जो है ओलंपिक में नहीं है। बॉडी बिल्डिंग नहीं है वो, बॉडी बिल्डिंग हाँ, शो वाला, वो शो वाला है। हाँ। तो इसीलिए पावर लिफ्टिंग पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, बेंच प्रेस की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं ओलंपिक खेल सकूं। और खुशी की बात यह है कि अभी आर्म रेसलिंग जो है ये गेम भी ओलंपिक में आ चुका है, मास्टर में भी बहुत जल्द आ जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ सर आप तो मतलब सेल्फ जो है मोटिवेशन तो आप कर ही रहे हैं, अपने फैमिली को भी आप इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं? क्या किस स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं आगे जाके? अभी 18 और 19 जनवरी को नेशनल कंपटीशन था आर्म रेसलिंग का। ये था ग्वालियर में, अटल बिहारी वाजपेयी डिसेबिलिटी ट्रेनिंग सेंटर। ये एशिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया और बहुत प्रचंड बड़ा ये ट्रेनिंग सेंटर है। जब मैं वहाँ गया मुझे लगा कि ठीक है 5-50 दिव्यांग होंगे, जैसे नॉर्मली दिव्यांगों की संख्या कम होती है। आई लिटरली सरप्राइज्ड, मैं शॉक हो गया क्योंकि लगभग 350 प्लस दिव्यांग आर्म रेसलर पूरे इंडिया भर से वहां आए थे। सिर्फ आर्म रेसलिंग कंपटीशन, सिर्फ आर्म रेसलिंग कंपटीशन के लिए 350 प्लस दिव्यांग। ये बहुत ही सरप्राइज बात है कि इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग रुचि ले रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, ये खुशी की बात है। 350 दिव्यांगों में मैंने यहाँ तक, जब हम लोग लैंड हुए ग्वालियर तो बस में बैठे, उन्होंने पिकअप बस रखी थी, तो मेरे साथ एक फैमिली आई और द लेडी वाज अराउंड 65 प्लस। मुझे लगा किसी वॉलंटियर के साथ में आए होंगे, मैच चालू हो चुकी, हाँ किसी कंपनी देने के लिए। जब मैच चालू हुई तो शी वाज प्लेइंग अबाउट 65 लेडी। मतलब ये मोटिवेशन है। आजकल की 22-25 साल की लड़कियों को स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बात किए जाए, 2 दिन जाती है फिर बंद कर देती है। लर्न दैट, उन लोगों से सीखना चाहिए। डिसेबल लोग एट द एज ऑफ 65 एंड द गर्ल एंड द लेडी एंड शी वाज डूइंग कंपटीशन एंड दैट टू आर्म रेसलिंग, दैट टू आर्म रेसलिंग और मेडल भी लेकर जा रही है। यू जस्ट विजिट माय पेज अमोल वाल के इंस्टाग्राम, तो आपको उन लेडीज के वगैरह वीडियोस मिलेंगे।
तो मैं जब ग्वालियर में गया एंड देखा तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, तो यहाँ ये सब चीज़ों से मैंने मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैं तो ग्वालियर में मैं 21 मैचेस खेला, आउट ऑफ 21 मैं 15 मैच जीता, जिसमें मुझे नेशनल चैंपियनशिप का लेबल लग गया कि अमोल वाल्के इज अ नेशनल चैंपियन नाउ इन आर्म रेसलिंग। सो एक गोल्ड मेडल उसमें मुझे मिला एंड 2 सिल्वर मिले, सिर्फ 3 मेडल मुझे ग्वालियर के कंपटीशन में, नेशनल कंपटीशन में मिले। तो वो सब देखते हुए मुझे भी मेरे बच्चों को भी काफ़ी रुचि है इसमें, तो उनको भी मैं एज अ आर्म रेसलर बनाना चाहता हूँ, पावर लिफ्टर बनाना चाहता हूँ। और मेरा बड़ा बेटा जो है उसको क्रिकेट में बहुत रुचि है। तो स्पोर्ट्स में मतलब मैं बच्चों को रख रहा हूँ। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो चल ही रही है, वो तो बेसिक नीड है, वो तो बेसिक नीड है, चलनी है, वो तो बेसिक नीड है। तो स्पोर्ट्स में मैं डेवलप कर रहा हूँ और मैं खास तौर से मैं रुचि ले रहा हूँ। तो उसी के बहाने मेरा भी 4:45 को जागना हो जाता है, क्योंकि उनका स्कूल होता है 7 बजे का, तो 6:30 बजे हमको घर में आना पड़ता है उनको रेडी करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 1.5 घंटा हम उनके साथ में थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम भी फैमिली के साथ एंगेज होता है। हाँ, फैमिली के साथ एक टाइम वो एंगेज होना भी बहुत जरूरी है, हेल्दी टाइम हो जाता है, वहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे लगा कि ये इस तरह का सिस्टम हमने बनाना चाहिए, तो ये सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ। मेरे बच्चे भी टाइम पर उठते हैं, सपोर्ट करते हैं। अरे वाह। तो सर, एज अ बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, और आप इतने बड़े उद्योगी भी हैं हमारे नागपुर में, तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि एक स्पोर्ट्स या कोई एक वर्कआउट या एक्सरसाइज जो है उससे जुड़ा रहना हमारी खुद की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग है ना स्ट्रेस लेते हैं, काफ़ी हार्ट अटैक्स के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज सबको बहुत देखने मिल रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या थॉट है आपका? सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो लाइफ में चाहता क्या है, उसकी सोच क्या है। उसकी सोच बिजनेस को लेकर है, सोशल क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल राजकारण क्षेत्र में, वो चाहता क्या है। जब उसको उसका फाइनल डेस्टिनेशन पता होता है तो उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपका डेस्टिनेशन पता नहीं है तो आप फिट नहीं रख पाएंगे। 1 जनवरी आती है, ढेर सारे लोग रिजोल्यूशंस लेते हैं, 10 जनवरी आते आते आधे गायब हो जाते हैं और महीने भर में तो खत्म हो जाते हैं। उसमें से 1-2 लोग निकल जाते हैं, बिकॉज उनको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता है। क्योंकि जिसको फाइनल डेस्टिनेशन पता होता है वो सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करता, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप फिट रह सकते हैं। लेकिन ये गलत सोच है कि एक्सरसाइज करने से आपका वेट कम होता है, आपका वेट लॉस होता है। नहीं, एक्सरसाइज करने से आप फिट रह सकते हैं, लेकिन आपको वेट लॉस करना है तो आपको डाइट पे फोकस करना जरूरी है। डाइट में आपको क्या लेना है, किसी डाइटिशियन के साथ बैठ के उसको फॉलो करना, कड़क अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल गोल को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, फिट रहना ये आज समाज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आज चाहे फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, या फिर राजकारण देख लीजिए, या समाजकारण देख लीजिए, या व्यवसायिक, जो भी बड़ा व्यवसायिक है, जो भी बड़ा सामाजिक समाजकारण करता है, सोशल वर्क करता है, दे आर फिट, दे आर स्लिम ट्रिम, दे आर मेंटेनिंग देयर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी वजह है। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, और हम तो इसको प्रमोट करते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को। मैं तो कई दोस्तों को बोलता है, भाई देयर इज नो नीड टू पे अमाउंट, चला आजा मेरे साथ सुबह 5 बजे, लेकिन 5 बजे उठने में बड़ी जान पे आती है लोगों को। तो ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फाइनल गोल नहीं पता है। आई नो माई गोल, कि मुझे पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए आर्म रेसलिंग या फिर पावर लिफ्टिंग में गोल्ड लाना है। मुझे मेरा राजकारण गोल पता है क्या करना है। तो गोल पता है तो फिर आपको उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना होगा। और स्टेप्स अपने आप फिर फॉलो, वो अपने आप ही आ जाता है, और आ जाता है, वो मेंटली आ जाता है, ह्यूमन नेचर है। आपको सारी स्ट्रेटेजी आपकी जो आपने बनाई वो वर्क करेगी, आपको बार-बार स्ट्रेटेजी चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन सर, आपने स्पोर्ट्स की तो काफ़ी अच्छी आपकी व्याख्या बताई, लेकिन राजकारण और जन कल्याण में भी आप काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लेते हैं, जो दिव्यांग जन के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स आपने किए हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मेरा एक पैर में प्रॉब्लम है, दिव्यांग हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांगों का जो प्रॉब्लम है, उनकी जो व्यथा है, उनका जो दुख है, ये मुझसे अच्छा कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सारे दुख मैंने मेरे लाइफ में सहन किए। जब मैं स्कूल में जाता था, घर से लेकर
बस स्टैंड तक जाने में जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था, वो बस्ता लेके जब जाते थे और 4 बार गिरता था, मैं पैर में हाथ रख के जब चलता था और थोड़ा सा भी पत्थर लगा तो गिरता था, और गिरने के बाद वो दर्द देता था। तो कहीं ना कहीं मुझे वो भावना है मेरे में कि अगर मैं दिव्यांगों के लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और मैं सक्षम हूँ, कर सकता हूँ। इसलिए पिछले 15 सालों से या जब से मैंने होश संभाला है, दिव्यांगों के प्रति मेरी रुचि है, क्योंकि उनके दर्द में समझ सकता हूँ और उनके लिए मेरे यथाशक्ति से जितना काम होता है मैं हमेशा वो काम करते आया हूँ। पिछले 15 सालों से तो रेगुलर काम कर रहा हूँ। ऐसे कई दिव्यांग हैं जिनको मैंने नौकरी पर लगा दिया, ऐसे कई दिव्यांग हैं जिनके शासकीय प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए, ऐसे कई दिव्यांग हैं जिनको मैंने मेरे ऑफिस में काम पे रखा है। इसके लिए मुझे सन 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने 118 दिव्यांगों को मैंने काम पर लगा दिया था, उसके लिए मुझे उन्होंने पुरस्कृत भी किया था। तो दिव्यांग क्षेत्र में मेरी रुचि है और मैं दिव्यांगों के लिए काम करते रहता हूँ। तो सर अभी आगे जाके जो आप जन संवाद कार्यक्रम जो शुरू करने वाले हैं, दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम, उसके बारे में बताइए, कैसे आपको आइडिया आया, कहाँ से इंस्पिरेशन आई? दिव्यांग जन संवाद ये मेरे दिमाग की उपज है। जन संवाद तो आपने बहुत सुना होगा, दिव्यांग का जन संवाद, क्योंकि 2019 और 18 में कोरोना के पहले मानेवाड़ा स्क्वायर पे एक वाल्के सेलिब्रेशन हॉल है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग हर महीने की 3 तारीख को मैं एक बड़ा फंक्शन लेता था, जिसमें 100, 150, 200 दिव्यांगों को बुलाता था और उनकी चीजों को सुनता था। लेकिन वो कार्यक्रम महीने में एक बार होता था, तो किसी कारणवश वो कार्यक्रम, फिर कोरोना आया, फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया। ये जो दिव्यांग है, कहीं ना कहीं वो हीनता की भावना इनमें होती है, और वो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक। अगर आप कमजोर है तो कमजोर आपको महसूस होता है। लेकिन आज सरकार ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास में है, ये योजनाएं इनको पता नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिव्यांगों के लिए उपलब्ध करा के दिए, ये इनको पता नहीं है। और ये अगर किसी दफ्तर में या किसी सरकारी कार्यकाल में अगर जाते हैं, तो उस बाबू के पास में इसको बताने के लिए टाइम नहीं। जब बाजू वाला सक्षम लड़का हंसता था, बताते भी नहीं है, बताते भी बहुत बुरा, इसको आधी इंफॉर्मेशन है, फिर ये बेनिफिट कैसे लेगा? इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम है। यूडीआई आईडी कार्ड कहाँ बनेगा, कोड वर्ड कैसे मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट के फायदे क्या है, संजय गांधी निराधार योजना की पैसे आए नहीं, किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, विडोज विधवा जो होती है उनको पैसा मिलता है, देयर आर सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड। कोई सलाह ही नहीं देता है, बताते हैं। एवरीवन इज रेडी टू जस्ट अपना देखने में लगे पड़े। लेकिन भगवान का दिया हुआ, माँ बाप के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, वेल सेटल्ड फैमिली है, धंधा है, सब कुछ है, मेरी रुचि है। इसलिए आई इंट्रोड्यूस दिव्यांग जन संवाद प्रोग्राम, जो हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं इसको कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी दिव्यांग है, कोई पक्ष के हो या फिर निपक्ष हो, कोई कांग्रेस के है, बीजेपी के है, बीएसपी के है, कोई विषय नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दिव्यांग होना चाहिए। दिव्यांग, उसके निस्वार्थ हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दिव्यांग जन संवाद ये जो कार्यक्रम है, इसमें दिव्यांगों को लेकर डिस्कशन होते हैं, चर्चाएं होते हैं। नागपुर शहर के जो पदाधिकारी है, दिव्यांग पदाधिकारी है, उनके हम वहाँ पे इनवाइट करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। कुछ मुझे समझता है, मैं मार्गदर्शन करता हूँ, और दिव्यांगों को उस प्रोग्राम के माध्यम से हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जब होता है ना कि कई बार स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप लोगों से मदद भी मांग रहे हैं, नहीं मिलता है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है मोस्टली हैंडीकैप पीपल के साथ, उन लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। लेकिन जब आपका ये जन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आप मंथली भी पहले कर रहे थे, तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कि आपको लगा कि नहीं, मेरा ये जो कार्यक्रम है ये सफल है, इट्स वर्थ इट? देखिए, बहुत सारी मेमोरीज है मेरी लाइफ, बहुत सारी मेमोरीज। अगर आपका मन प्योर है किसी और के लिए मदद करने के लिए, प्योरिटी अगर है, तो सफल ही होता है। मैं आपको एक 2005 की बात बताता हूँ। 2005 में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास कोई उद्योग नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय में मेरे पास पल्सर गाड़ी थी, और पल्सर गाड़ी का मेरा किस्सा पूरे विदर्भ में बहुत फेमस हो चुका था। वो हैंड से गियर में लगाता था, क्योंकि मेरा लेफ्ट पैर काम नहीं करता। तो ऐसे ही मैं धनतोली पुलिस स्टेशन के आगे, वो बैद्यनाथ स्क्वायर के लिए जाने के लिए ब्रिज है, वहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ से जा रहा था। तो वन ऑफ एक हैंडीकैप ने मुझे हाथ दिखाया, ये वो लंगड़ते हुए वो चल रहा था। मुझे लगा यार अपना ही हैंडीकैप है, रोकना चाहिए, तो मैंने उसको रोका। एंड
उसने मुझसे बात की, मलयाली में बात की, तेलुगु में बात की, इंग्लिश में, मराठी में, दुनिया भर की लैंग्वेजेस में बोला। और साहब बोला आज मैं 10 रुपये भी नहीं कमाया, मुझे जॉब दे दो। अब उसको मैं क्या बोलूँ, मैं खुद सेटल नहीं था, उसको मैं क्या जॉब दूँ। लेकिन साहब वो मेरे कांटेक्ट में रहा 2 महीने, एंड 2006 में मैं हैप्पी होम डेवलपर चालू किया, उसको जॉब दिया। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हिज नेम इज रघुनाथन। तो आने वाले चंद 4-5 सालों में वो लाखों में पैसा कमाया उन्होंने हैप्पी होम से। बहुत बड़े इंसान बन गए वो, बहुत बड़े इंसान। अभी किसी कारण उसको अभी इज इन दुबई में, अभी भी हमारी बातचीत होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई किस्से मेरी लाइफ में हैं जो जिसको मैंने हेल्प किया और वो आज कहाँ से कहाँ निकल गया, उनका बेनिफिट हुआ। अभी 2018 की बात है, हमारे कलेक्टर थे सचिन कुर्वे, कलेक्टर साहब। तो ऐसी ही एक लड़की थी जिसको प्रॉब्लम था पैर का और चल नहीं पाती थी, उसके पास गाड़ी नहीं थी, वो जो साइकिल होती है। तो डेपुटेशन लेके गया मैं सचिन साहब के पास, कुर्वे साहब के पास। बोले इसकी जरूरत नहीं है। इमीडिएट उसको देखा और दूसरे दिन तो उन्होंने वो बैटरी साइकिल दे दी, दूसरे ही दिन, एक भी समय नहीं लगा। तो अच्छे लोग हेल्प करने के लिए रेडी है, हमें पहुंचना जरूरी है। अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी भ्रष्ट है या हेल्प नहीं करते। अभी एजुकेटेड अधिकारी रिक्रूट हो रहे हैं, वो समझते हैं चीजों को। आज हमारे नागपुर के कलेक्टर साहब देखिए, एनएमसी के कलेक्टर साहब देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं बिल्कुल, लेकिन आपको बातें बतानी पड़ेंगी और अच्छे से रखनी पड़ेगी। तो उसका किसी ना किसी को प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, और ये प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ दिव्यांगों का, इसलिए काम होते भी है। तो ऐसे कई किस्से हैं जिसमें दिव्यांगों के अच्छे काम हो रहे हैं, और अभी ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है। अरे वाह सर, तो आगे भी और ज्यादा बढ़ते हुए हम ये बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, ये बढ़ेगा और ये बहुत बढ़ेगा। ये जन क्रांति होंगी, ये दिव्यांग क्रांति होंगी, क्योंकि ये सारा जो काम किया जा रहा है ये निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। और जहाँ निस्वार्थ है वहाँ तो फिर तो बढ़ना ही है ना, वो बढ़ना ही, वो तो बढ़ना ही है। 7 लोग साथ मिलते जाएंगे, काफिला बढ़ता जाएगा, और पूरे विदर्भ नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश भर के सभी लोग आपके साथ जुड़े। तो सर अभी हैप्पी होम डेवलपर्स की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में हमने तो जाना, लेकिन हैप्पी होम डेवलपर्स अभी क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, क्या प्लानिंग है, कुछ आप बताना चाहेंगे? हमारी जितनी भी जनता आपको इस वक्त देख रही है उन्हें कुछ प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं। अभी स्ट्रॉबेरी रिजॉर्ट चल रहा है, डेगमा फार्म्स चल रहा है, ऑक्सी फार्म चल रहा है, माइंड गेम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट 100 एकड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी हमारे कंपनी के जो कर्मचारी है, मैनेजर्स है, सब लोग ये सक्षम है कि वो उसको देखते हैं, क्योंकि मेरे पास में जो स्टाफ है, जो लोग हैं, ये मेरे दोस्त और मेरे पार्टनर से बढ़कर है, मेरा परिवार है। 18 साल की जर्नी से मेरे साथ में है। 2006 आई स्टार्टेड माय कंपनी, तब से मेरे पास ये परिवार। तो उनको सब पता है, हाउ टू रन द शो, हाउ टू सेल, हाउ टू मैनेज, एवरीथिंग दे नोज। तो मुझे उतना वर्कलोड पहले रहता था, लेकिन अभी मेरी रुझान जो है स्पोर्ट्स में और दिव्यांग क्षेत्र में बहुत बढ़ गई है। फिर भी वो अपना काम चल रहा है। अभी डेगमा फार्म चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट हम लोगों ने हिंगना एरिया में लाया है, जिसमें बिना प्रॉपर्टी बेचे, मतलब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान के चलिए 50 लाख रुपए की, तो यू डोंट हैव टू सेल दैट प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, यू विल गेट द 1 करोड़ 50 लाख। बिना प्रॉपर्टी बेचे थ्राइस इनकम आपको मिल जाती है। तो ये बिना प्रॉपर्टी बेचे पैसा कैसे मिलता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही अप्रतिम प्रोजेक्ट है। पेपर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर, रेडी फॉर रजिस्ट्री है। और वाल्के हैप्पी होम्स तो पिछले 18 सालों में अपना स्लोगन है, ये हम इसको कैरी कर रहे हैं, ट्रस्ट विच नेवर लेट यू डाउन। आपका विश्वास कम नहीं होने देंगे, उसको हम बिल्कुल संभाल के रखेंगे, और ये कैरी ऑन चल रहा है। तो सर लास्टली एक मैसेज हमारी जितनी भी जनता आपको देख रही है, उन्हें कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स जो आपकी तरफ से आ जाए, और उन्हें भी एक स्पार्क मिले कि वो भी एक आग बन सके आगे जाके। आजकल मैं देख रहा हूँ काफी लोग बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट टू द लिसनर्स कि आप पहले खुद हो क्या ये जानिए। आपको बाजू वाला क्या बोलता है, सामने वाला क्या बोलता है, फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। कुछ नहीं रखा है कौन क्या बोलता है आपके बारे में, आप अपने बारे में क्या बोलते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा लाइफ का कोर पर्पस बहुत सेटल है कि व्हाई अमोल वाल्के इज बॉर्न, अमोल वाल्के क्यों पैदा हुआ है, टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ स्टेक होल्डर by elevating them to the highest level of prosperity and happiness। लोगों के जीवन में सुधार करके उनके लाइफ में खुशियां लाना, पैसा लाना, और उन्हें संभाल के रखना और मोटिवेट करना, ये मेरे लाइफ का उद्देश्य है, जिसके लिए मैं आगे काम कर रहा हूँ। वैसे ही मेरी लाइफ की कोर वैल्यूज मुझे पता है। कोर वैल्यूज मतलब नेवर गिव अप। चाहे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए क्यों ना जाए,
पूरा कल खत्म हो जाए सब कुछ, तभी गिव अप नहीं करूंगा। दोस्त, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आज के भागम भाग भरी लाइफ में, कंपटीशन के दौर में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हर मोड़ में मुश्किलें हैं। बिल्कुल। किसी का भी जॉब किसी भी कारण से कभी भी जा सकता है, इसके लिए उसको प्रिपेयर रहना है कि गया भी तो मैं काम कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तो आपको अपनी कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। जैसे मेरी है नेवर गिव अप, हार्ड वर्क। मैं सुबह 4:45 से लेकर रात को 11 बजे दबा के काम करता हूँ, मैं रुकता नहीं। ओनरशिप, जो भी काम करूंगा, चाहे आपका करूंगा, अगर मुझे कुछ काम मिला है तो मैं ओनर बन के करूंगा, मालिक बन के करूंगा। आजकल के लोग अपने आप को एम्प्लॉय समझते हैं, अरे छोड़ना उसका काम है, मैं इतना क्यों करूं, और इतना क्यों या उतना क्यों की बात नहीं, तेरे लाइफ में उससे बेनिफिट्स हो रहे, अपना समझ के काम करो। तो अपनी कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो, अपना कोर पर्पस समझो और अपने गोल पर फोकस करो, आपका जीतना तय है। इतना मोटिवेटिंग जो आपने शब्द हमें दिए हैं, और सभी हमारी जनता जितनी भी इस वक्त देख रही है, डेफिनेटली सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे आज आपसे। और हमारा ये यूसीएन विशेष का ये कार्यक्रम सच में सर आपने आके विशेष बना दिया सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स और ऐसे ही अमेजिंग पर्सनैलिटीज से मिलने के लिए यूसीएन के साथ जुड़े रहिएगा। मैं अंकित आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।